हैं खाना खाने के लिए। हमने बोला ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद हमने बोला कि नहीं ठीक है, एक काम करते हैं कि सामने सरपंच का घर है और सरपंच के घर पे चल करके पानी पीते हैं एंड देन उसके बाद वापस चलेंगे, वहां चाय भी पी लेंगे। बोला ठीक है ठीक है। लेकिन जैसे हम उसके घर के नजदीक गए, ऑलमोस्ट तकरीबन 50 मीटर का फासला था, उस वक्त एक्टिविटी हमें कुछ गलत नजर आया। गलत इस सेंस में नजर आया कि एक बचिया घर में भागी कि फौजी भाई आगे, फौजी भाई आगे, फौजी भाई आगे, भागो भागो भागो। हमें लगा कि शायद कोई ना कोई गलत एक्टिविटी है। मैंने सभी बच्चों को पोजीशन लेने के लिए बोला और पोजीशन लेने के बाद क्रोलिंग करते करते, क्रोलिंग करना हो गया। क्रोलिंग आप लोग को पता है कि क्रोलिंग कैसे करते हैं? सर नीचे झुक के चलना, अपने हाथों पे और अपने, हाँ यस यस सर, नीचे झुक के। कोहनी के बल क्रोलिंग बोलते हैं। तो क्रोलिंग करते करते हम लोग आड़ लेकर के ऑलमोस्ट 25 मीटर जो जब रह गया तो वहां पहुंचे हम। तब तक एक लड़का उस घर से बाहर आया और वो इशारा करने लगा कि आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, और पीछे से एक हाथ कर रहा था कि मिलिटेंट को बोला था कि जाओ, ये करके। लेकिन हम लोग समझ चुके थे। हमने वार्न किया उस लड़के को कि वहां से हट जाओ। जब वो नहीं हटा तो हमने उसके पैर में गोली मारी। जैसे पैर में गोली मारी तो उसके पैर में गोली लगा नहीं, लेकिन वो घर में भाग गया। और उसी दौरान एक मिलिटेंट खिड़की से पीछे कूद करके भागा। वो हमने उसको वहीं ढेर कर दिया, क्योंकि हमें रास्ता पता होता है कि मिलिटेंट कहां कहां से भाग सकता है। लेकिन एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा कि मिलिटेंट का दो नारा है। मिलिटेंट का दो नारा है, मक्की हमारा, मक्की हमारा, बर्फ तुम्हारा। मक्की हमारा, बर्फ तुम्हारा, ये मिलिटेंट कहता है। क्योंकि जब जेएंडके में मक्की की खेती होती है तो उस वक्त किसी भी आर्मी वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मिलिटेंट के पीछे भाग सके। क्योंकि जो मक्की का खेती होता है, वो आपको पता है कि मक्की का खेती कितना बड़ा बड़ा होता है। उस वक्त दूर दूर तक कुछ नजर नहीं होता आता है और मिलिटेंट उस मक्की के खेत में छुप जाता है, भाग जाता है। अब हमें भी नहीं पता कि वो मक्की के खेती में कहाँ छुपा हुआ है। और जो भी फौजी उस मक्की के खेती में जाएगा तो वो अपने जान से हाथ धो बैठता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बोला जाने दो, या एक तो हम घेर करके रखते हैं, या नहीं तो इंतजार करते हैं, या नहीं तो कई बार हम छोड़ देते हैं कि जाने दो, ये दूसरे दिन पकड़ में आएगा। और जब बर्फ का टाइम आता है, बर्फ के टाइम पे, ठंड के टाइम पे पूरे मक्की की खेती कट चुका होता है। यही रीजन है जो टीवी में आप लोग सुनते हो कि ठंड के टाइम पे, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में एंड फरवरी के महीने में मिलिटेंट सबसे ज्यादा कांटेक्ट होते हैं और उस वक्त सबसे ज्यादा मरते हैं। क्योंकि जब उनको ठंड लगती है तो पहाड़ से जब उतरते हैं और पूरा बर्फ का चादर ढका होता है तो उस वक्त क्लियरली नजर आता है कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। तब हम उनको चुन चुन करके मारते हैं। नेक्स्ट वाक्य मैं बोलता हूं कि मेरे साथ जो हुआ था, मुझे जब गोली लगी थी, मैं वो वाक्य इंपॉर्टेंट जो आपने बोला है। रात का वक्त था, शाम को हम लोग तकरीबन खाना खा करके 8:30 बजे के करीब एम्बुश लगाने के लिए निकले थे। एम्बुश वो होता है कि आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। उसी दौरान 9:30 बजे के करीब हमारा कांटेक्ट हुआ, और कांटेक्ट हुआ तो हमें पता नहीं लगा कि फायरिंग कहां से आई, क्योंकि किसी ने हमारे ही बीच में से छींक मार दिया था और उन्होंने क्या किया, ब्रस्ट फायर मारा। तो ब्रस्ट फायर मारा तो मेरे एक साथी को लगा और मैं टीम के आगे सबसे आगे चल रहा था। तो एक मिलिटेंट के साथ में मेरा सामने टू सामने कांटेक्ट हो गया। तो मैं जब तक अपना फायर करूंगा तब तक वो फायर चला चुका था, लेकिन मेरा भी एक साथ में ट्रिगर दब चुका था। तो वो मिलिटेंट को जब तक गोली लगेगी, वो गोली मुझे भी लग चुकी थी और मेरी गोली उसको लग करके वो खत्म हो गया, क्योंकि उसको सीधा मैंने भी ब्रस्ट मारा था और उसके पूरे के पूरे पेट के अंदर गोली लगे थे। और जब ब्रस्ट मारता तो गोली कहीं भी जाती है, और वो गोली मेरे इधर लग करके एक पैर में लगी थी। तो वो सारी रात फिर वो जो कहानी हुआ मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था। तो ओवरऑल यही होता है कि माइंड में उस वक्त कुछ नहीं होता है। जब कांटेक्ट होता है तो आदमी सब कुछ भूल चुका होता है और उस वक्त सिर्फ यही रहता है कि मैंने अपनी जान को बचाते हुए मिलिटेंट का खात्मा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
थैंक यू सर। हमें यहाँ बैठ के वहाँ का एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारे सामने वो सब कुछ दिख रहा है एज लाइक अ फिल्म। सो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शिवम मलगे, जो हमारे प्रेक्षक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू एवर फेस्ड फेलियर, हाउ डिड यू टैकल इट, हाउ डिड यू फील, मतलब आपने कब फेलियर कब उसका फेस किया है, आपके सामने फेलियर आया और आपने किस प्रकार से उसको टैकल किया है आपके जीवन में, वो फिर आर्मी में होते हुए और बाहर भी। गुड टैकल, बहुत गुड क्वेश्चन, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसमें मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि बेटा फेलियर कोई नहीं होता, फेलियर हमारा माइंड होता है। क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है। क्योंकि क्लास में जो 50 बच्चे रहते हैं तो एक बच्चा 96% आता है, एक बच्चा 90% भी आता है, एक बच्चा 35% भी आता है। तो ये नहीं है कि जो 35% बच्चा आता है वो फेलियर है, नहीं। अगर उसमें एजुकेशन की कैपेबिलिटी नहीं है तो किसी और फील्ड की कैपेसिटी उसमें पूरा कूट कूट के भरा हुआ है, सिर्फ ये कि उसमें पहचानने की जरूरत है। तो मेरी बात अगर कर रहे हैं कि सर फेलियर लाइफ में आए हैं, यस, मेरे भी लाइफ में फेलियर आए हैं, लेकिन उस फेलियर का मैं साथ नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसको मोटिवेट करता हूँ और मैं वो टास्क देता हूँ, सबसे हार्ड टास्क देता हूँ उसको। स्लो मतलब एक बोलते हैं ना कि माइनर टास्क जो बोलते हैं, तो माइनर टास्क नहीं देता हूँ, मैं मेजर टास्क देता हूँ, ताकि वो पहले मेजर टास्क को लेकर के वो जो फेलियर महसूस हो रहा था उसको, जो वो फील कर रहा था, वो फील करे कि वाकई में फेलियर हूं। तो उस फेलियर को मैंने कैसे टैकल करना है, और जब वो करने के लिए जाएगा तो मैं उसको कुछ पल के लिए छोड़ देता हूं। मैं बोलता हूं तू कर, अगर तेरे को कोई दिक्कत आएगी तो तू मेरे को बता। तो वो फेलियर तो है ही, वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं फेलियर हूं, लेकिन जो मैंने टास्क दिया है तो नेचुरली वो अपने आप में तो ज्ञान तो है, रखता है। तो वो सोचता है नहीं यार, मेरे को जो टास्क दिया है क्यों ना मैं एक बार इसको देखूं। और ऑलरेडी मैं उसको वो तरह से मोटिवेट कर चुका होता हूं कि बेटा यू विल डू इट, आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है। तो जब वो करने के लिए जा तो ऑलरेडी 4 टास्क कर लेता है। जब कहीं उसको दिक्कत आती है तो उसको सपोर्ट में सबॉर्डिनेट बहुत होते हैं, और वो जो माइंड में जो नेगेटिविटी लेकर के बैठा था कि मैं फेलियर हूं, वो फेलियर उसका गायब हो जाता है, क्योंकि वो अपना जो टारगेट है अच्छे से अचीव कर लेता है, लेकिन वो सपोर्ट से। और पहले उसको क्या लगता है किसी भी फेलियर को कि मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो कैपेबिलिटी नहीं, क्योंकि मेरे को काम नहीं आता है वो, और मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो फेलियर होता है वही लाइफ में सबसे आगे। आप कोई भी स्पोर्ट्स में देख लो, वो कभी 90% 96% लाने वाला नहीं होगा। कोई भी आप आर्मी में जाने वाला देख लो, कभी भी 96% लाने वाला नहीं होगा। अब्दुल कलाम आप देख लो, वो कोई 96% लाने वाला नहीं था, लेकिन देश का साइंटिस्ट था। आप सीवी रमन देख लो, वो सीवी रमन जी थे, वो अपने सब्जेक्ट में थे, बाकी सब्जेक्ट आप देख लो, लेकिन थे ना, नाम हुआ है ना। तो हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में टॉपर होता है, लेकिन उस फील्ड को पहचानने की जरूरत है, और वही उस टारगेट को, उस फील्ड को आप पहचानो। मुझे नहीं पता कि किसमें क्या क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन उस चीज को आप पहचानो, और कोई फेलियर नहीं है मेरी नजर में। जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, और सारे के सारे उसमें एक जोश, एक जज्बा है किसी न किसी फील्ड में जाने की। ओके, नेक्स्ट। यस सर, थँक यू सर। आदित्य बिराजदार, तुला प्रश्न विचारायचा आहे का? त्याला अनम्यूट कर, त्याने हात वरती केला होता। ये मैं आदित्य बिराजदार, इसको क्वेश्चन पूछना है। आदित्य, तू आहेस का इथे? ओके, ठीक है, रिप्लाई नहीं आ रहा। यश गौरव,
यश गौरव है यहाँ पे, तो उसको अद्वैत त्याचा माईक अनम्यूट कर. यश गौरव त्यांनी हँड रेज केलेला आहे. हा यश, तुझा प्रश्न विचार. हो, हेलो सर, जय हिंद सर. जय सर, हिंद. मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि हम जब अटैक करके वापस आ रहे होते तब पीछे से गोलियां आ रही होती, तब उसके लिए आप क्या ट्रेनिंग करते हो? किसका सहारा लेते हो? गोली न लगे इसलिए. क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा किया है, जो कि वाकई ये काबिल तारीफ है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कहाँ से. लेकिन पहले तो अगर मिलिटेंट से कांटेक्ट होता है तो कोई पीछे नहीं आता है, अपना पीठ नहीं दिखाता है. जब गोली चलती है तो कहीं ना कहीं से आर्मी की तरफ से या मिलिटेंट की तरफ से पहला फायर होता है. और आर्मी में एक बात सिखाया जाता है, गोली एक दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन, और जिसने पहले हावी हो गया या जिसने पहले चलाया वो जीत गया. लेकिन मिलिटेंट के मामले में ऐसा नहीं है. मिलिटेंट अपनी जान बचाने के लिए वो फायर करता है. जब वो देखता है कि मैं चारों तरफ से आर्मी से घिर चुका हूं, अब मेरे बचने की संभावना नहीं है, तो उनका एक बात आपको डीपली बताना चाहता हूं, जो कि बताना आपसे शेयर करना जरूरी है. जब मिलिटेंट 4 मिलिटेंट हैं तो आपने कभी भी सुना होगा कि चारों मिलिटेंट एक साथ में नहीं मरते हैं. उसमें से उनकी ऑलरेडी पहले ही बातचीत हो चुकी होती है कि हम चारों में से एक ने जान देना है और 3 ने कोशिश करना है भागने की, क्योंकि वो कफन बांध करके रहता है कि हम अगर एक नहीं जान देंगे तो चारों मरेंगे, तो क्यों ना एक जान दिया जाए और बाकी 3 भाग जाए. तो एक सपोर्ट फायर देता है और एक पूरे फौज को रोक करके रखता है. और फौज भी उस वक्त आगे नहीं बढ़ती है जब तक उसको मार नहीं देता है. तो सबसे पहली बात तो फौज पीछे नहीं हटती है बेटा. अपना सपोर्ट करके अपने माइंड से जो ट्रेनिंग उसने अपने जीवन भर का ट्रेनिंग किया है, और एक ही मोटो है आर्मी का कि लड़ाई के मैदान में या ट्रेनिंग के मैदान में बहाया हुआ पसीना, ट्रेनिंग के मैदान में बहाया हुआ पसीना वो लड़ाई में खून बचाता है, और वाकई खून बचाता है. तो ट्रेनिंग में हम लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, तब जाकर के अपने खून को बचाते हैं. तो पीठ नहीं दिखाता है. तो इसलिए ये बात को आप छोड़ दो कि उस वक्त हम क्या करते हैं. सिर्फ उस वक्त ये रहता है कि अपना आड़ लेकर के दुश्मन को मारना है. ओके, नेक्स्ट. ओके, थैंक यू सर. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब मैं उन सभी का एक उसका कंबाइन करके मैं पूछूंगा. पहले हमारा आदित्य तू आहेस का? हा, त्यांनी हात वरती केलेला होता. आदित्य बिराजदार, राईट? अद्वैत, त्याला अनम्यूट कर. तू प्रश्न विचारू शकतोस आदित्य. तुझा व्हिडिओ जर तू ऑन केलास तर खूप छान होईल, म्हणजे सर पाहू शकतील. ओके. तुझा आवाज फार कमी आहे आदित्य. ये हमारा सदानंद बेहरे जी कहीं सो तो नहीं गए हैं हमारा बेटा? नहीं सर. स्वानंद बेहरे है अभी है. आनंद बेहरे. सर आदित्य का आवाज आ रहा है सर? आदित्य का आवाज आ रहा है आपको? हेलो सर. नहीं आ रहा है. आदित्य थोडस मोठ्या जरा एअरफोन्स काढून जर बोलला तर अधिक स्पष्ट. हेलो. हाँ, आता येत आहे. जय हिंद सर. जय हिंद. My question to you is that which kind of feeling arises in your mind when you lose your money? Speak again. आपके मन में कौन सी भावना Which kind उत्पन्न of हो? feeling
हाँ, आपके मन में क्या कौन आवाज- सी भावना आवाज उत्पन्न कट रही हुई? Which kind of feeling? ठीक आहे, मला प्रश्न आवाज कळलेला break हो आहे, रही मी है। विचारतो. Which kind of feeling? सर वो पूछ रहा है कि आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हुई जब आपने आपके दोस्त को, मतलब आपके सहकारी को खो दिया, जो आपने बताया कि उसको गोली लगी, और वो आपने उस इमोशंस को कैसे टैकल किया? देखो बेटा, मैं आपको इसमें झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे मुझे लग रहा है कि जो मैं आप सभी से अभी कांटेक्ट में हूँ और मैं ऑनलाइन हूँ, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहूंगा कि मेरे माइंड में क्या है। सबसे पहली बात तो मैं ही वो चीज में सफर कर रहा था जो कि उसके साथ हुआ था, लेकिन यही था कि मैं खुशनसीब था, मैं उस से उभर करके बाहर आ गया। लेकिन जब मुझे होश आया और जब मुझे पहले तो मुझे लगा, तो मुझे ही पता नहीं लगा कि मेरे कितने जा चुके हैं। मेरे हाँ गोली लगी थी, ये मुझे पता है कि मेरे साथियों को गोली लग चुकी थी, लेकिन उसमें से कौन गया है कौन नहीं गया है ये तो मुझे भी पता नहीं था। सिर्फ यही होता है कि कैसे न कैसे करके रिकवरी किया जाए, जो हमें गोली लगा है तो रिकवरी किया जाए। लेकिन जब आर्मी वालों को गोली लगती है तो मिलिटेंट का काम एक ही रहता है कि हमारे बॉडी को, यानी जो भी आर्मी वाला हो, गोली लगने के बाद उसके बॉडी को रिकवरी न करने दिया जाए, ताकि उसकी कैजुअलिटी हो चुके, वो मर जाए। ये मिलिटेंट का सबसे बड़ा मोटो होता है गोली चलने के बाद। तो वो यही कोशिश करता है कि उसके हम बॉडी को न उठाने दे। लेकिन ये सब होने के बाद जब मेरे माइंड में, जब मैं खुद होश में आया और जब मुझे पता लगा कि मैं अपना एक साथी खो चुका हूँ, जो कि मेरे काफी क्लोज में ही था, हम लोग साथ में ही रहते थे, एक ही मतलब साथ में खाना पीना खाते थे। तो देखो दुख तो बहुत होता है बेटा, लेकिन फौज में हम दुख को उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि फौज एक ऐसी संस्था है कि अगर आप अपने दुख को उजागर करने के लिए जाएंगे तो आप एक के लिए उजागर करते हैं, लेकिन वो सबके लिए होता है। तो कहीं ना कहीं आदमी डीमोरल होता है और वो कहीं ना कहीं उसका डिप्रेशन लेवल जो है डाउन होता है। उस डिप्रेशन लेवल को डाउन नहीं करने के लिए हम अपने दिल पर पत्थर रख करके हम उजागर नहीं करते कि हमारा एक साथी जा चुका है। हम उसके साथ सिर्फ खड़े रहते हैं। हम कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ हम हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को झुकने नहीं देते हैं। हम अपने माइंड पर हावी नहीं होने देते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। ओके सर, थँक यू. आपने बात सर जो आता बोली वो एक नवीन प्रश्न आहे. जय शास्त्री म्हणून आमचे खूप टॅलेंटेड मुलगा आहे आमच्या ग्रुप मधला. ओके, तर त्याला प्रश्न आहे, तर त्याचा खूप इच्छा आहे तुमच्याशी बोलायची. तर त्याचा प्लीज ऐका. आणि माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही आता पुढून मराठीमध्ये बोलावं. तर मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की जे मेजर आहेत त्यांना खूप उत्तम मराठी सुद्धा बोलता येते. त्यांचं ओके, पूर्ण राईट. जे आयुष्य आहे ते महाराष्ट्रात गेलंय असं अभिमानाने सांगायला होतं. ओके. माझ्या आईचे लहानपणापासूनचे ते मित्र आहेत आणि आय फील व्हेरी प्राऊड. ओके, जय तुझा प्रश्न जय, विचार. विचार तुझा प्रश्न. सबसे पहले आपको सलाम, और मेरा ये सवाल है कि आपने ये आपको आर्मी में काम करना है, ये आपने चूज कैसे किया? सर इसी प्रश्न के अंदर और एक प्रश्न है जो हमारे और एक सहकारी है सोहम फडनीस, उसने भी यही क्वेश्चन किया है कि आपने आर्मी को चूज किया क्यों, और स्पेशली आर्मी को क्यों चूज किया? मतलब एयरफोर्स या नेवी में भी आप जा सकते. व्हाई डिड यू चूज स्पेशली आर्मी? व्हाट वाज युअर ड्रीम? चला, मी हे तर सांगणार होतो आपल्या सर्वांना, पण टाइमची थोडासा हे होती, म्हणून मी आता बोलतो ना की पूर्ण शेअर करू शकत नव्हतो, म्हणून आता मी शेअर करतोय. पहिलं तर 92च्या पहिले क्लिअर मी सांगतोय की आमची परिस्थिती एवढं चांगली नव्हती, खूप चांगली नव्हती. खूप आम्ही म्हणजे बोलतो ना की एकदम बिलकुल रिच पर्सन नव्हतो.
की बाई कुठला तरी बिझनेस किंवा डॉक्टर किंवा इंजिनियर मध्ये जाऊ न शकलो असतो. हा, एक माझ्याकडे गेम होता. मी ऑलरेडी नॅशनल प्लेअर होतो. त्यावेळेस काय झालं की एकतर आम्ही 17 वर्ष माझं वय होता आणि जेव्हा मी नॅशनल खेळायला भुवनेश्वर मध्ये गेलो, भुवनेश्वर मध्ये, तिथं मी नॅशनल मध्ये सेकंड पोझिशनला आलो. आणि जेव्हा नॅशनल असतो ना त्यावेळेस एअरफोर्स, नेव्ही, आर्मी, कस्टम्स, रेल्वे, इन्कम टॅक्स, LIC, बरेच असे संस्थे आहेत ते तिथं येतात आणि जे चांगले चांगले स्पोर्ट्समॅन आहेत त्यांना आपल्यातर्फे ते अट्रॅक्टिव्ह करतात की तुम्ही आमचं संस्था जॉईन करा किंवा आमचं हे करा. आणि त्यानंतर ते त्यांना पूर्णपणे फॅसिलिटी देतात. तर त्याच वेळेस भुवनेश्वर मध्ये मला आर्मी तर्फे जॉब आला. त्यावेळेस आमचे कॅप्टन होता व्यंकटेश, कैप्टन वेंकटेश. त्यांनी मला ऑफर दिला कि सर आप मेरे आर्मी में ज्वाइन हो जाओ, आर्मी में आ जाओ, आपको सारे फॅसिलिटीज हम देंगे. त्यावेळेस माझ्या माइंड मध्ये असं काही नव्हतं की मला आर्मी जॉईन करायचे का, कारण माझं पण माइंड एवढं म्हणजे जास्त नेहरू किंवा जास्त माझं फॉरवर्ड नव्हता. मी पण एक बाळांसारखा होतो. 17 वर्ष माझं वय होता. पण तरी मी एक ठीक आहे की मला एक अपॉर्च्युनिटी भेटलाय, मला पैसे भेटेल आणि त्यानंतर मी पुढे काय करायचे, एक मला एक प्लॅटफॉर्म भेटेल आणि त्यानंतर मी आपलं टार्गेट अचीव करू शकतो. तसं मला खूप सांगितलं गेलं आर्मी मध्ये, त्या कॅप्टननी सांगितलं. तर मी पण आर्मी जॉईन केली. पण जेव्हा मी 4.5 महिन्याच्या नोकरी केला आर्मी मध्ये, ट्रेनिंग पूर्ण केली. ट्रेनिंग पण माझं OT वेलिंग्टन मध्ये माझं ट्रेनिंग झालं. जेव्हा मी वेलिंग्टन मध्ये होतो आणि वेलिंग्टन वरनं आलं त्यावेळेस मी भारताचा नंबर 1 प्लेयर होतो स्पोर्ट्स मध्ये आणि मला 14 दिवसाचा सुट्टी भेटलेला. जेव्हा मी सुट्टी घेऊन इथं मुंबईमध्ये आलो त्यावेळेस मी सहज INS हमला मालाड नेव्ही मध्ये ट्रायल दिलं. वेस्टर्न रेल्वे चर्चगेट मध्ये ट्रायल दिलं आणि कस्टम्स मध्ये ट्रायल दिलं. तिन्ही मध्ये माझं सिलेक्शन झालं, तिन्ही मध्ये. आणि मला सांगितलं की सर आपले नॅशनलचे सर्टिफिकेट इथं लावा आणि तुम्ही जॉईन होऊन जावा. पण त्यानंतर एक माइंड मी हे केलं की अरे वाई, जिस आर्मी ने मुझे 4.5 महीना अपॉर्चुनिटी दिया है, जो मुझे खाने को दिया, पैसा दिया, मुझे पाल करके रखा, आज स्पोर्ट्समैन से एक उच्च दर्जे पे लेकर के जा रहा है, तो मैं क्यों गद्दारी करूं. लेकिन मैंने उसको फिर चूज नहीं किया. मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मेरे में कैपेबिलिटी है जो मैं अदर फील्ड में भी जा सकता हूं. लेकिन उस वक्त यंग जनरेशन था, एक यंग था, तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश किया तो मेरे पास था. लेकिन मैंने आर्मी को चुना क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ये प्लेटफॉर्म दे सकता है. उस वक्त आर्मी का रुतबा एक अलग था, लगता था कि नहीं आर्मी है. तो मैंने अपने आप को वो मोटिवेट करता गया कि नहीं आर्मी 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 आर्मी. तो मैं आर्मी को ही पकड़ के रखा और तब मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया. नेक्स्ट. ओके, अभी बहुत क्वेश्चन 1 2 3 है सर, क्या हम ले या? नो श्योर. अरे हम आपके लिए हैं. वो तो क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं. तो अभी सोहम, तुझा दुसरा प्रश्न कुठला आहे का? तो तुझा एक विचारला गेलेला आहे, सो दुसरा कुठला असेल तर तो विचार. त्याआधी मी वेदला हे करतो, विनंती करतो की त्यांनी प्रश्न विचारायचा आहे. वेद, त्याला अनम्यूट करा. हेलो सर. हेलो सर, आपने जो मतलब रैंक्स बताए आर्मी के कैप्टन से जनरल, वो फिर से बता सकते हैं कि आप? मैं नोट डाउन करके ले. क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं आपको. पहले तो मैं आपको OR का बता देता हूँ. जो OR होता है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग में से कोई OR में जाए, लेकिन मैं आपको OR से बता देता हूँ. सबसे पहले जवान बोलते हैं. हाँ?
जवान 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 बोलते हैं ना, हाँ ओके सिपाही बोलते हैं ना, हाँ, वो हाँ उसको सवारी बोलते हैं एंड उसको सिपाही भी बोलते हैं। सिपाही पीछे ओके लिखाते हैं SE। उसके बाद ALD मतलब उसको नायक बोलते हैं। ALD एक्टिव लांस दफेदार, एक फीती, आप लोगों ने देखा होगा एक फीती। उसके बाद होता है 2 फीती लांस नायक, उसको लांस नायक बोलते हैं। 3 फीती, तो आपने पुलिस में भी देखा होगा जो 3 फीती लगा करके रखते हैं ना, तो उसको हवलदार बोलते हैं। आर्मी में भी उसको हवलदार बोलते हैं। उसके बाद 1 स्टार नायब सूबेदार, 2 स्टार सूबेदार, 3 स्टार कैप्टन, त्रिमूर्ति मेजर। ओके, ऐसे ये हो गए OR के। अब आ जाओ आप अफसर के भी 2 स्टार, जो कि 2 स्टार जिसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं। फिर कैप्टन 3 स्टार, उसके बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल। जनरल में भी आजकल 2 कर दिया है, जो कि आप लोगों को भी पता है कि अभी CDS, पता है ना आपको, एक CDS अभी तैयार, पता है ना? यस सर, पता है कौन है? बिपिन CDS रावत। कौन है? बिपिन रावत। गुड, हाँ विपिन रावत। विपिन हमारे फौज के, हमारे आर्मी के बहुत ही काबिल अफसर हैं, बहुत ही आला दर्जे के अफसर हैं, जो तीनों सेनाओं के ऊपर अभी हावी है। एंड तीनों सेनाओं का कमांडर माना जाता है CDS, जो कि जब प्लानिंग होगा तो इन्हीं के अंडर में रह करके होगा। तो अभी 2 जनरल पद बना दिए गए हैं। ओके, नोट कर लिया? ओके ओके सर, वो ओके बोल रहे हैं। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है। सोहम फडनीस, मैं ओके, आप सभी के जज्बातों को बहुत सलाम देता हूँ। सर भी रुके हैं और हमारे बच्चे भी रुके हैं। 7:37 हो गए हैं और हमारा टाइम 7 तक था। तो सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, थोड़ा आधा घंटा हम आगे बढ़ चुके हैं। सो सोहम को सोहम तू आहेस का? तुझा व्हिडिओ ऑन हो कर, आहे मी. येस. तुझा व्हिडिओ ऑन करू शकतोस. जय हिंद सर. जय हिंद। सर मैं आपके बारे में कुछ डीप में जानना चाहता हूँ कि आपने कहा आपने कारगिल में पार्टिसिपेट किया है, आप वॉरफील्ड पे खड़े थे आप दुश्मन के सामने, तो सर आपने जब अपनी आंखें बंद की तो आपके आंखों के सामने क्या आया सर? क्या कारगिल में? आपके कारगिल में आपको क्या या दिखाई दिया सबसे ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज योर मोटिवेशन? या कोई भी वॉरफील्ड में हाँ, आपका आपके मोटिवेट। आंखों के सामने क्या आया सर, मतलब कि नहीं, आपका क्वेश्चन, सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाया कि आप कारगिल की बात कर रहे हैं या मेरे आंखों सर की बात कर रहे हैं कि मैं जब आंखें बंद कर नजर आता है। मतलब नहीं उनका सर, आप जब वॉरफील्ड पे नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप वॉरफील्ड पे खड़े थे तो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा मतलब कौन सा विचार आया ऐसे कि जिसने आपको मतलब सबसे ज्यादा प्रोत्साहित मतलब किया, सर जिसने आपको सबसे हाँ, ज्यादा शक्ति दी? कौन सा ये विचार था या कौन सी एक व्यक्ति थी जिससे आप मोटिवेट होकर वो जिससे लड़ रहे थे? जिसका आपने स्मरण किया और आपको जैसे लड़ने के लिए? जैसे सर यदि हम मावळे बोले, मराठी साम्राज्य के मावळे, वो यदि लड़ाई को जाते थे तो वो बोलते हर हर महादेव या जय शिवाजी। सो उनके सामने शिवाजी महाराज का मोटिवेशन होता था। तो आपके सामने ऐसा कौन था? आपने किसका स्मरण किया और आपको मतलब किससे इतनी प्रेरणा? एक बात ये आपने एक बहुत अच्छा, ये मैं चाह ही रहा था कि कोई ना कोई ये मुझसे प्रश्न करे एंड मैं इसका जवाब दूं, लेकिन बात करते करते कई चीज माइंड से उतर जाती है।
पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं शिवाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आपके ग्रुप में कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं। मैं हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं इंसान को मानता हूँ, लेकिन मैं शिवाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और रीजन यह है कि शायद आज शिवाजी थे, इसलिए हमारे महाराष्ट्र में जो हिंदुओं का एक अपना वर्चस्व है, या जो हमारे मान सम्मान से जो आज की डेट में हम जी रहे हैं महाराष्ट्र में, वो हमारा एक ही व्यक्ति था, शिवाजी। लेकिन हम लोग की वो बदनसीबी है जो शिवाजी बहुत ही अल्पायु में, यानी 53 इयर्स एज में, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री मैं जानता हूँ। 1627 में उनका जन्म हुआ था एंड 1680 में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत किया। मतलब इस धरती पर उन्होंने 53 इयर्स ही अपना ये किया, योगदान दिया। तो उन्होंने कुछ भी योगदान नहीं दिया। अगर और जीते तो बहुत कुछ करते। अब जो आप कह रहे हैं कि मोटिवेशन, मैं जब भी जिस लड़ाई में गया तो मैंने एक ही व्यक्ति का नाम लिया कि जय शिवाजी। और शिवाजी का नाम लेने का रीजन ये था कि शिवाजी शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, शंकर भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे। और आप जहां भी उसके लाइफ पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो शंकर भगवान का हर जगह योगदान नजर आएगा। रही बात, हम लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो हर रेजिमेंट का अपना एक मोटो होता है। हर रेजिमेंट किसी न किसी भगवान को मानता है। मैं किस भगवान को मानता हूँ, मैं उसको एक साइड में रखता हूँ। लेकिन मैं जिस रेजिमेंट से संबंधित हूँ, तो हमारे रेजिमेंट का मोटो था कर्मेव धर्म, कर्म ही धर्म है, अपना कर्म करो छोड़ो। और हमारे रेजिमेंट में का दुर्गे माता का मोटो था, जय दुर्गे माँ, जय भवानी। हम ये दो चीज को ये करके रखते थे। क्योंकि मैं मराठा कंपनी में था, मेरी जो रेजिमेंट 76 आर्मर्ड रेजिमेंट थी वो कौमी थी, डोगरा, गुज्जर एंड मराठा। तो हम लोग का जो स्क्वाड्रन था वो मराठा था। तो हर स्क्वाड्रन को अपना एक एक इलाका दिया जाता है। तो हम लोग जय भवानी, जय शिवाजी ये नारा लेते थे। और जब ये नाम हम लोग लेते थे तो अलग ही हमारे में एक जोश उत्पन्न हो जाता था, एक अलग ही जज्बा पैदा हो जाता था कि लगता था कि अब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। उस वक्त अपने माइंड से मदर, फादर, बच्चे, बीवी सबको हम ध्यान से छोड़ देते हैं, क्योंकि लगता है कि आज हमारी जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, बाकी और कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि बैकअप के तौर पर रिजर्व पार्टी होता है, बहुत सारे ऐसे पार्टियां होता है जो एक फेस वाइज, चैनल वाइज लगा होता है, बना होता है। तो जो आगे सबसे फॉरवर्ड में रहता है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारा आर्मर कोड है, आर्मर कोड टैंक का, टैंक रणगाड़िया आप लोग बोलते हैं ना, रणगाड़िया। लड़ाई में सबसे पहले रणगाड़िया जाती है, टैंक सबसे आगे वही होता है। और उसके पीछे इन्फेंट्री, बीएमपी, आरटी जो होती है वो 25 किलोमीटर से फायर करती है। हमारा मोटो है जय भवानी, जय शिवाजी और कर्म धर्म, कर्म ही धर्म है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट। ओके, थँक यू सर. राधेश्याम, हा स्वर्ण. मला ते कोहोस्ट असल्यामुळे हँड रेज करता नाही येते. ठीक सर, है, विचार. मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है. पहला कि रेजिमेंट और एनडीए में ज्वाइन करने से आप आर्मी में भर्ती हुए, तो क्या आपके पोस्ट में कुछ डिफरेंस आता है? नहीं, नो, नेवर। ये तरीके दिए गए हैं कि जब आप 12वीं करने के बाद, मतलब 17 इयर्स, राइट, अगर आप 12वीं करने के बाद एनडीए के लिए सिलेक्शन होते हैं तो आपका 4 साल का ट्रेनिंग चलता है एनडीए खड़कवासला पूना में। उस दौरान आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया जाता है, ग्रेजुएशन करते हैं और साथ में आपको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 1 साल का
जो आपका क्वालिफाइड मतलब जो फील्ड आपने चुना है, जिस रेजिमेंट को आपने चुना है, जो फील्ड में आप जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके 3 जगह है, देहरादून, चेन्नई। देहरादून, चेन्नई, ये 2 जगह ट्रेनिंग होती है, एक भोपाल में होती है। तो ऐसे 3 जगह ट्रेनिंग होती है आर्मी ऑफिसर की। एनडीए में अगर आप सिलेक्शन नहीं हुए तो एनडीए में छोड़ने के बाद जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके साथ पास कई ऑप्शन हो जाते हैं, आईएमए, सीडीएस, उसके बाद एसएस, एससीओ, ये 4 तरह के आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद इस 4 में भी अगर आप सिलेक्शन नहीं हुए तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप आर्मी में डायरेक्ट अगर सिलेक्शन होते हैं तो आप डायरेक्ट कैप्टन के रैंक पर जाते हैं। ओआर में अगर आप ओआर में हैं तो ओआर में आने के बाद अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एसीसी होता है, आर्मी कैडेट कोर्स। आर्मी कैडेट कोर्स एसीसी होता है। एसीसी का एग्जाम दे करके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज सीएसओ, ये एक कोर्स होता है, वो करने के बाद अगर उसमें आप सिलेक्शन होते हैं तो आप आर्मी अफसर बन सकते हैं। लेकिन एसीसी के थ्रू अगर आप करते हैं तो आप जनरल के पोस्ट तक भी जा सकते हैं। एनडीए के थ्रू किया है, जनरल के पोस्ट तक आप जा सकते हैं। आईएमए के थ्रू किया है, आप जनरल के पोस्ट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर एसएस किया है तो आप मेजर से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 10 साल में आपको आना होगा। ओके, नेक्स्ट। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप एज अ सोल्जर एक इंडियन सिविलियन को क्या सलाह देंगे कि अपने मतलब हमारा जो पब्लिक बिहेवियर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और एक मिलिट्री या कमांडो से आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये जो आपने प्रश्न आपने किया है बेटा, तो आज मैं भी एक सिविलियन के तौर पर जी रहा हूँ। फौजी रहूंगा, फौजी मरूंगा। और मैं अपने बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ, जो कि ये चीज मैं बताने से पहले बताना चाहता हूँ। जानवी, इधर आओ जल्दी। मैं आपको सभी को अपने बिटिया से मिलाना चाहता हूँ। जो मेडिकल की तैयारी कर रही है, मेडिकल की तैयारी कर रही है कि वो आर्मी में ही जाना चाहती है, क्योंकि आर्मी के में कई फील्ड है। एएमसी आर्मी मेडिकल कोर्स, एएससी आर्मी सप्लाई कोर्स, डीएससी डिफेंस सर्विस कोर्स। तो ऐसे कई तरह हैं जो लेडीज भी जा सकती है। सिग्नल, तो मेरी बिटिया मेरी तरह ही आर्मी में भी सर्विस करना चाह रही है, जो कि उस तरफ जाने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। और अभी मेडिकल की तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि आगे जाकर के एफएमसी में एडमिशन ले सके, आर्मर फोर्स मेडिकल कॉलेज में। रही बात, मैं आप लोगों से पूरे बच्चों को, सिविलियन को एक अपना ज्ञान देना चाहता हूँ कि बच्चों, हर कोई ज्ञानी है अपनी जगह पर। आपको भी लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। बिल्कुल आप समझते हो, हम भी एग्री हैं आपके बात से, क्योंकि आज का पढ़ाई अलग लेवल पे जा चुका है, आज का सोच अलग लेवल पे जा चुका है। शायद जो आपकी सोच है हमारी सोच नहीं है, या जो हमारी सोच आपकी सोच नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जो गाइडेंस आपके मदर फादर आपको दे सकते हैं, जो गाइडेंस आपके टीचर आपको दे सकते हैं, जो गाइडेंस आपके सबऑर्डिनेट जो है, आपको हर जगह दो तरह के लोग पहचान आपको है।
कि अच्छे कौन है बुरे कौन है। एक बुरा होगा वो आपको लगेगा आपको वही अच्छा लगेगा, जो बुरा दोस्त हर वक्त आपको वही क्यों, क्योंकि आपको लगेगा चल घूमने चलते हैं यार, चल यार आज बियर मार लेते हैं, चल यार आज एक पैक मार लेते हैं, बहुत हो गया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ हाँ यस सर, यस सर। तो ये आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जो कि आपको बुरे जो लोग हैं या जो गलत संगत के लोग हैं ये आपको बोलेंगे, लेकिन वो आपका लाइफ नहीं है। आपके लाइफ को वो नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहा है। और जो अच्छा दोस्त होगा आपका वो आपको हर वक्त आपको गलत काम से दूर लेकर के जाएगा। वो एक तो आपको पॉजिटिव मोटिवेट करेगा। पॉजिटिव मोटिवेट कैसे करेगा? एक तो आपको बोलेगा कि नहीं यार एक काम करते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल चलेंगे देखेंगे। यार आज टीचर ने होमवर्क बहुत ज्यादा दिया है, यार आज वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अरे नहीं यार मैंने छोड़ देते हैं, आज कुछ और यही करते हैं, घर में कुछ सीखते हैं, कुछ ये कर। मतलब आपको जो आप कर रहे हो अपने पूरे सराउंडिंग में वो आप नेगेटिव करें पॉजिटिव करें, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपके दोस्त पर डिपेंड करता है, आप उसको किस वे में ले रहे हो। तो मेरा कहना एक ही है कि सबसे पहले में आप सभी में डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन जिसमें आ गया, और डिसिप्लिन कब आता है? जब आप अपनी जगह पर स्टैंड बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह पर कोई गलत नहीं हो रहा, तब वो आप में एक डिसिप्लिन आता है। सीनियर की इज्जत करना सीखो, मदर फादर की इज्जत करना सीखो, अपने फ्रेंड सर्कल की इज्जत करना सीखो, बाहरी लोगों से आप व्यवहार अच्छा करना सीखो। ऑटोमेटिक आप में पॉजिटिव वे आता चला जाएगा, आपको राह अच्छा मिलता चला जाएगा। थैंक यू सर। हाँ यस सर, यस सर। ओके थैंक यू सर। हम आपके बहुत बहुत आभारी है। मतलब 7 बजे तक का टाइम था, सो नाउ 7:52 ऑलमोस्ट 8। मैं बहुत सलाम करता हूँ प्रेक्षकों का भी और आपका भी कि हमने 1 घंटा हम आगे बढ़े, और ये आपका ही बोलने का तरीका है या ये आपका ही एंथुजियाज्म है, उत्साह है जो हम सभी को यहाँ बांधे रखा है। बहुत देर तक मैं देख रहा हूँ, जो कोई भी आपका सुन रहा है, कई लोग जा चुके लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी डट कर खड़े हैं आपका और सुनने के लिए। बट बाय द टाइम इज पासिंग, हम यहाँ रुकना चाहेंगे। और मैं आप सभी को एक और बात बताऊंगा। मुझे पता है यश गुरु का एक और क्वेश्चन है और शिवम ने भी, वो दोनों बहुत ही उत्साही जो प्रेक्षक है वो हमसे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ उनका। आई एम वेरी सॉरी। बट आपके जो भी कुछ क्वेश्चन हैं आप यहाँ चैट बॉक्स में रखिए, हम वो सर से पूछेंगे। और जो हमारा अगला सेशन है रविवार को, उसमें एक वॉलंटरी सर के तरफ से मैं आपको जवाब दूंगा। और एक और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले वर्ष के 15 अगस्त को हम सर को जरूर बुलाएंगे, और हम ये मीटिंग, अभी जो कोरोना की वजह से ई मीटिंग हुआ है, ई व्याख्यान वाला, तो हम जरूर, मैं तो प्रयत्न करूंगा कि आप सभी के लिए अगले साल शायद ये ई व्याख्यान माला और एक बार हम कर सके। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम और सर मैं अपने तरफ से पूछना चाहूंगा कि अभी आपने जो इतना अटेंड किया, तो मेरे जो साथी है और हमारे ग्रुप में जो छोटे छोटे बच्चे, उनका प्रतिसाद आपको कैसा लगा? पहले तो आपने मुझे कितना समझा है, कितना जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो आप लोग को समझा है या जो आप लोग ने गौर से मुझे सुना है, तो मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग डिफेंस से भी बढ़कर है। आप लोग का जो जोश है, यही जोश
आर्मी में होना ही सब कुछ नहीं है, आर्मी में होना ही सब कुछ नहीं है। आर्मी से बाहर आकर के आप लोग के जैसे जो बच्चे हैं और जो इस तरह का जोश दिखाते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, मैंने एक दिन भी, यानी नेवर, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं लिया है। एवरी डे आई विल डू माई वर्क। मैंने हॉस्पिटल में अपना योगदान दिया है। मुझे बिल्डिंग में रोका गया, जब पूरा क्वारंटाइन किया था इलाका, वहां रोका गया, लेकिन मैं वहां अपने जॉब से, अपने काम से, अपने वर्क से नहीं भागा। मैंने पुलिस से, कमिश्नर से, डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट बात करके तब मैं यहां से गया कि इस वक्त देश को मेरी जरूरत है, जो कोरोना वासी है उसको जरूरत है। अगर मैं भाग जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। रास्ते में चलते चलते पुलिस वाले जितने मिलते थे उनको मैं सैनिटाइजर, मास्क, इसके बाद कई बार मैं अपनी पत्नी को लेकर के, जो लोगों गरीब लोग हैं उनको खाना तक खिलाने के लिए गया, और मैंने अपने हाथों से, मेरी पत्नी ने अपने हाथों से खाना तक खिलाया, क्योंकि उनको उस वक्त रिक्वायरमेंट थी। तो ये अपना जज्बा होता है, आप लोग अपना जज्बे को कितना इस्तेमाल करते हैं, किस फील्ड में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और हर एक का अपना अपना फील्ड है, आपका भी अपना फील्ड है, लेकिन उस फील्ड में आप बेटर से बेटर करें, अपने आप आपके लिए अच्छा वे आएगा। हम सब हर एक को ओके सर, थैंक अपने यू सो मच। देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपना एक मातृ ऋण होता है अपने देश के ऊपर, जो हम सबको कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ ना कुछ करके उसको फेडना चाहिए। तो अभी मीटिंग हाँ, 2 मिनट खत्म करते हैं। 2 मिनट हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो जीवन है वही प्रेरणादायी है। आपका जीवन से हम सबको बहुत बड़ा प्रेरणा मिला, और हम आपके जैसा बनना चाहेंगे। हम अपने अपने फील्ड में अव्वल रहेंगे। जो प्रभु रामचंद्र ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जननी और अपनी जन्मभूमि जो स्वर्ग से भी बड़ी है। तो हम अपने जो मातृत्व के समान अपनी भारत माता है, मातृभूमि है, उसके सेवा में अपना जीवन बिल्कुल हम पूरी तरह से योगदानित करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और एक बात, हाँ मराठीत बोलतो सॉरी तर उद्या संध्याकाळी 6 वाजता डॉक्टर श्रीप्रसाद सिधई यांच्याद्वारे कारगिलच्या वाटेने एक अद्वैत शेअर करू शकतो। स्वानंद अद्वैतला शेअर करण्याची एकदा परमिशन दे। हा, सो कारगिलच्या वाटेने, कारगिल युद्धातील जवानांनी दाखवलेल्या साहसाची आणि शौर्याची गौरव गाथा, हे जे वक्ते आहेत ते अत्यंत उत्कृष्ट आहेत। ते त्या ठिकाणी जाऊन आले ज्या ज्या ठिकाणी कारगिलचं युद्ध लढलं गेलं, आणि जसं सरांनी आता त्यांचे रोमांचकारी आणि थरारक अनुभव सांगितले, त्याप्रमाणे तेही आपल्याला असे थरारक आणि रोमांचकारी अनुभव सांगणार आहे। सो आय रिक्वेस्ट यू, डोंट मिस इट, कृपया मिस करू नका। आणि त्यानंतर जसं मी तुम्हाला सकाळी सांगितलं, सुरुवातीला सांगितलं की सोमवारी 17 तारखेला 6 ते 7 याच वेळामध्ये हबप श्री चारुदत्त बुवा आफळे हे स्वतः आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार आहेत, आणि त्यांचा विषय आहे राष्ट्र निर्मितीमध्ये युवकांची भूमिका, अत्यंत महत्वाचा आहे। सो ज्यांना कुणाला हे पोस्टर्स माहित नाहीयेत, उपलब्ध नाहीयेत, अथवा ज्यांच्याकडे लिंक नाहीये, त्यांनी कृपया नंबर लिहून घ्या आणि ते मला कॉन्टॅक्ट करू शकतात आपल्या नावानी 9767291508। मी पुन्हा एकदा हे करतो, 9767291508 या कॉन्टॅक्ट वर तुम्ही कॉन्टॅक्ट केला तर मी आपल्याला सर्व डिटेल्स वगैरे मी पाठवेन। ठीक आहे, आपलं खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद, आपने जो सफर कराया सर, हम भूल नहीं सकते ये 2 घंटे।
और ये 2 घंटे जो है 1 घंटा था, लेकिन 1 घंटे के 2 हुए और कोई नहीं थे। मैं देख रहा हूँ वो अभी तक अभी भी अपना आपका सुनना चाहते हैं। आई प्रॉमिस यू, हम आपको एक बार फिर बुलाएंगे, एक बार फिर से एक नया जो हमारा कुछ ना कुछ लोगों के सामने रखेंगे, वहां पे आपको फिर से बुलाएंगे और आपसे फिर से मार्गदर्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वांचं, आपण इथे आलात याबद्दल आपलं सर्वांचं धन्यवाद, मान्यवर वक्त्यांचंही धन्यवाद, आणि मीटिंग समाप्त झाली। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गाते हैं राधे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में।